नमस्कार। विभा गुप्ता, हिंदी प्रवक्ता, कक्षा 12, अशोक के फूल पाठ आज हम पढ़ेंगे। तो उनके लेखक के विषय में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। इसके लेखक हैं अशोक के फूल, जो निबंध है, विधा है इसकी निबंध। इसके लेखक हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। और ये जो निबंध है उनका, ये एक ललित निबंध है। सन 1907 ईस्वी में दुबे का छपरा गांव में, जो कि बलिया जिले में स्थित है, उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म हुआ था। ये शुक्लोत्तर युग के साहित्यकार हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी के पिता का नाम अनमोल द्विवेदी और माता का नाम ज्योतिकली देवी था। इन्होंने काशी विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य और साहित्याचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण की और इन्हें जो उपाधि मिली है, डीलिट और पद्म भूषण। डीलिट की उपाधि इन्हें सन 1949 में 1949 में लखनऊ विश्वविद्यालय ने दी थी इनको डीलिट की उपाधि। और पद्म भूषण उपाधि इन्हें मिली है, भारत सरकार के द्वारा दी गई है ये पद्म भूषण उपाधि। ठीक है। सन 1957 ईस्वी में 1957 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित किया गया इन्हें। और सन 1930 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से, मैंने बताया ना, ज्योतिषाचार्य की उपाधि प्राप्त की, तो वो इन्होंने सन 1930 में की। और कवि गुरु रविंद्रनाथ की विश्वविख्यात संस्था शांति निकेतन में इनकी प्रतिभा का स्फुरण हुआ विशेष रूप से। और सन 1940 से 50 तक 11 वर्ष यानी हिंदी भवन के निदेशक के रूप में रहे हैं वहाँ पर। सन 1950 ईस्वी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के प्रोफेसर और अध्यक्ष नियुक्त किए गए। सन 1958 ईस्वी में राष्ट्रीय ग्रंथ न्यास के सदस्य बने और 1960 से लेकर सन 1960 यानी 1960 से 1966 1966 ईस्वी तक पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में हिंदी विभाग के प्रोफेसर और अध्यक्ष रहे। भारत सरकार की हिंदी संबंधी विविध योजनाओं का दायित्व भी इन्होंने ग्रहण किया और कुछ समय तक उत्तर प्रदेश सरकार की हिंदी ग्रंथ अकादमी से भी संबंधित रहे। अब जो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, अशोक के फूल, कुटज, ये इनके निबंध हैं। और विचार प्रवाह, विचार और वितर्क, कल्पलता, आलोक पर, ये तो इनके निबंध हैं। और शास्त्रीय साहित्यिक आलोचनात्मक ग्रंथ इनके जो हैं, कालिदास की लालित्य योजना, सूरदास, कबीर, साहित्य सहचर और साहित्य का मर्म। इतिहास की बात करें, इन्होंने जो इतिहास लिखा है हिंदी साहित्य, और इसके अलावा हिंदी साहित्य का आदिकाल, तथा एक और है इनका इतिहास लिखा हुआ हिंदी साहित्य की भूमिका। उपन्यास की अगर बात करें, इन्होंने कौन से उपन्यास लिखे हैं? बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, अनाम दास का पोथा और पुनर्नवा।
जो इन्होंने संपादन किया है, संपादन कार्य जो इनका रहा है, संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो, संदेश रासक और नाथ सिद्धों की बानियाँ। और इनकी अनुदित रचनाएं हैं पुरातन प्रबंध संग्रह, प्रबंध चिंतामणि, प्रबंध कोश, विश्व परिचय, लाल कनेर, मेरा बचपन आदि। ठीक है। ललित निबंधकारों में आपका मूर्धन्य स्थान रहा है। और ये जो चित्र हम देख रहे हैं, ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का चित्र है। ये आचार्य शब्द इनके नाम के साथ सहज रूप में जुड़ा हुआ है, क्योंकि इन्हें उपाधि भी तो मिली है ना, इन्होंने परीक्षा उत्तीर्ण की थी आचार्य। हिंदी साहित्य जगत सदैव आपका ऋणी रहेगा। अब बात आती है भाषा और शैली की। तो इनकी भाषा रही है संस्कृत में, यानी संस्कृत के तत्सम शब्दों का भी प्रयोग है, और उर्दू, फारसी, अंग्रेजी और देशज शब्दों का प्रयोग भी इनके साहित्य में देखने को मिलता है। शैली विचारात्मक, आलोचनात्मक, व्यंग्यात्मक, भावात्मक और गवेषणात्मक। सन 1979 ईस्वी में, यानी 1979, 1979 ईस्वी में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी परलोकवासी हो गए, सदैव के लिए इस असार संसार से विदा हो गए। साहित्य में जो इन्हें स्थान प्राप्त है, एक विद्वान, समालोचक, निबंधकार, उपन्यासकार के रूप में आपको स्थान प्राप्त। प्रस्तुत निबंध अशोक के फूल के रचयिता हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, और ये अशोक के फूल निबंध हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य गरिमा में संकलित है। वर्तमान समय में जो भारत की संस्कृति है, उसमें अशोक के वृक्ष की महत्ता कम होती जा रही है, लोग उसकी उपेक्षा करने लगे हैं। तो इस तथ्य को हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने प्रस्तुत किया है। वो इसके माध्यम से बताना चाहते हैं कि जो प्राचीन संस्कृति है वो विलुप्त होती जा रही है, और यही हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की चिंता का कारण है। अपनी चिंता को उन्होंने प्रस्तुत निबंध में व्यक्त किया है। अशोक में फिर फूल आ गए हैं। लेखक कह रहे हैं कि ये अशोक का वृक्ष है, इस पर फिर से फूल आ गए हैं। ये छोटे छोटे लाल लाल पुष्पों के जो मन को हर लेने वाले गुच्छे हैं फूलों के, इनमें कितनी मन को मोहित करने वाली भावना है। बहुत सोच समझकर कंदर्प देवता यानी कामदेव ने लाखों मनोहर पुष्पों को छोड़कर सिर्फ 5 को ही अपने तोड़ीन में स्थान देने योग्य समझा था। यह एक अशोक ही है, उनमें से एक अशोक है जो 5 पुष्प उन्होंने चुने थे। आगे वो कहते हैं, लेकिन पुष्पित अशोक को देखकर मेरा मन उदास हो जाता है। क्यों उदास हो जाता है? इसलिए नहीं कि सुंदर वस्तुओं को हतभाग्य समझने में मुझे कोई विशेष रस मिलता है कि अशोक का फूल जो है वो बहुत सुंदर है, इस कारण उसकी सुंदरता से मुझे कोई ईर्ष्या हो रही है, इसलिए मैं उसकी कमियों को खोज रहा हूँ, कि उसे अभागा बता रहा हूँ, उससे सहानुभूति प्रदर्शित करने का प्रयास करते हुए स्वयं को उससे सुंदर और सर्वगुण संपन्न बताकर स्वयं को संतुष्ट समझ रहा हूँ। यद्यपि इस संसार में इस प्रकार दूसरों में दोष निकालकर स्वयं पर प्रसन्न और आनंदित होने वाले लोगों की कमी नहीं है, अभाव नहीं है ऐसे लोगों का, जो दूसरों के अंदर कुछ कमियां निकाल के और आनंदित होते हैं। सुंदर वस्तुओं को हतभाग्य समझने में मुझे विशेष रस नहीं मिलता। मतलब अशोक का फूल सुंदर है, इस कारण मैं उसे हतभागी कहूँ, उसका भाग्य खराब है, उसकी महत्ता कम होती जा रही है, उसमें अवगुण ढूंढूं कुछ, मुझे इसमें आनंद प्राप्त नहीं होता। कुछ लोग होते हैं इस प्रकार के जिन्हें इसमें बहुत आनंद प्राप्त होता है, बड़े दूरदर्शी होते हैं, दूसरों के भविष्य का भी अनुमान लगा लेते हैं, दूसरों में दोष निकालते हैं
और स्वयं आनंदित होते हैं। लेकिन मैं ऐसे लोगों में से नहीं हूँ जो कि दूसरों में दोष निकालूं और स्वयं को सबसे श्रेष्ठ सिद्ध करने का प्रयास करूं। ऐसे लोगों पर जो कि दूसरों के भविष्य का भी अनुमान लगा लेते हैं, एक व्यंग्य कसते हुए द्विवेदी जी कह रहे हैं कि लोग बड़ी दूर तक की सोचने विचारने वाले होते हैं। मतलब ये कहा ना, वे बहुत दूरदर्शी होते हैं। दूरदर्शी मतलब दूर तक की बात सोच लेने वाले, समझ लेने वाले, सबके सम्मुख प्रस्तुत कर देने वाले। जो भी सामने पड़ गया उसके जीवन के अंतिम मुहूर्त तक का हिसाब वे लगा लेते हैं। मतलब किसी व्यक्ति के अतीत की एक एक परत को उखाड़ते हैं, उसके भविष्य का मृत्यु पर्यंत तक की संभावना दुर्भावना जो भी उन्हें अनुमान होता है उसको वो सबके सम्मुख प्रस्तुत करते हैं और उन्हें सब प्रकार से दीनहीन प्रमाणित करने का पूरा प्रयास करते हैं। लेकिन मैं इतनी दूर तक की बात नहीं सोचता हूँ। लेखक कह रहे हैं कि मैं ऐसा दूरदर्शी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे दूसरों के भविष्य में जानने का अवकाश नहीं मिलता। मैं दूसरों के भविष्य में के विषय में अनुमान नहीं करता हूँ। मैं इस चीज़ में, इस तथ्य में स्वयं को असमर्थ पाता हूँ, क्योंकि मेरी इसमें कोई रुचि नहीं होती। यद्यपि मैं दूसरों के भविष्य को भी देखने वालों की तरह बुद्धिमान और विचारशील नहीं हूँ, फिर भी मेरा मन इस फूल को देखकर उदास हो जाता है। मतलब वो कह रहे हैं कि जो लोग दूरदर्शी हैं कि दूसरों के भविष्य तक का अनुमान लगा लेते हैं, मैं उनकी तरह से दूरदर्शी नहीं हूँ, इतना बुद्धिमान नहीं हूँ। लेकिन ये जो अशोक का फूल है इसे देखकर मेरा मन उदास हो जाता है, मैं उदास हो जाता हूँ। और मेरी इस उदासी का वास्तविक कारण तो परमपिता परमात्मा ही जानते होंगे, जो कि मेरे मन में वास करते हैं। लेकिन अपनी उदासी के कारण का थोड़ा बहुत अनुमान तो मुझे भी है, मैं उसे स्पष्ट कर सकता हूँ, बताता हूँ। प्राचीन समय में भारतीय साहित्य में, जनजीवन में अशोक के वृक्ष का कितना महत्व था, इसी का वर्णन लेखक यहाँ पर कर रहे हैं। भारतीय साहित्य में और इसलिए जीवन में भी इस पुष्प का प्रवेश और निर्गम, मतलब ये सब लोगों के सामने प्रस्तुत हुआ, यानी कि लोगों का ध्यान इस पर गया, और निर्गम फिर लोगों ने इसकी उपेक्षा करनी शुरू कर दी। ये उनके काम का नहीं रहा, तो इसकी तरफ से सबका ध्यान हट गया, तो इसका निर्गमन हो गया। मतलब ये लोगों की निगाहों से दूर हो गया, क्योंकि सब इसकी उपेक्षा करने लगे थे, हैं। तो अशोक के वृक्ष की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए लेखक कह रहे हैं कि प्राचीन भारतीय साहित्य में अशोक के वृक्ष का उल्लेख मिलता है। मतलब कि प्राचीन साहित्य जो है उसमें हमें अशोक के वृक्ष का पर्याप्त उल्लेख मिल जाता है। बहुत से ग्रंथ हैं, उनमें अशोक के वृक्ष के महत्व का प्रतिपादन किया गया है। अब साहित्य जो है वो तो समाज का दर्पण है। समाज किस समय का कैसा समाज रहा, क्या मान्यताएं रहीं, किस समय में किस चीज़ का महत्व था, किस चीज़ की उपेक्षा होती थी, तो तत्कालीन साहित्य को जब हम पढ़ते हैं तो उससे हमें इस चीज़ का ज्ञान हो जाता है ना। तो अब यहाँ पे अशोक के फूल की बात चल रही है, तो अशोक के फूल का प्राचीन समय में कितना महत्व था यह हमें साहित्य से ज्ञात हो जाता है, क्योंकि साहित्य जो है वो समाज का दर्पण होता है। तो हमें पता लग जाता है उससे कि इसका प्राचीन समय में कितना महत्व था। साहित्य में अशोक की महत्ता को यदि हम प्रतिपादित करें तो ये बात सिद्ध हो जाती है कि उस समय का जो जनजीवन था, मतलब तत्कालीन, मैंने कहा ना तत्कालीन साहित्य का हम अध्ययन करें तो हमें पता लगेगा कि अशोक के फूल की कितनी महत्ता थी, उसे कितना महत्वपूर्ण स्थान मिला हुआ था, सब लोग उसे कितनी महत्ता देते थे। और उसके बाद के साहित्य में अशोक के वृक्ष का उल्लेख अक्सर हमें दिखाई नहीं देता, जिससे बात स्पष्ट है कि अशोक का कोई महत्व रह नहीं गया था उसके बाद।
तो उसका इस प्रकार से प्रवेश और निर्गम दोनों ही विचित्र नाटकीय व्यापार प्रतीत होते हैं। जैसे जैसे अशोक का पुष्प, उसकी ओर लोगों का ध्यान गया, साहित्य में उसे स्थान मिला, और उसके बाद उसकी ओर से लोगों का ध्यान हट गया, और साहित्य में उसके बाद के साहित्य में उसका परिणाम भी दिखाई नहीं देता। तो वो ऐसा लगता है जैसे कोई रंगमंच पर कोई अभिनेता प्रस्तुत हो, अपना नाटक प्रस्तुत करे, और उसके बाद वो वहाँ से चला जाए। किसी नाटक में कोई पात्र अचानक मंच पे आता है और अचानक ही फिर वो नाटक से बाहर हो जाता है। तो साहित्य और जनजीवन में जो अशोक का प्रवेश करना था और अचानक उसका फिर विलुप्त हो जाना, वो इसी प्रकार हुआ। कालिदास के साहित्य में अशोक का प्रचुरता से उल्लेख मिलता है ना। कालिदास के काव्यों में यह जिस शोभा और सौकुमार्य का भार लेकर प्रवेश करता है, वह पहले कहाँ था। कालिदास के साहित्य में अशोक के फूल का जिस सुकुमारता से, जिस कोमलता से वर्णन मिलता है, जितना उसका महत्व दिखाया गया है उस साहित्य में, तो लेखक कह रहा है कि ये तो बड़ा कठिन प्रश्न है कि इससे पहले भारतवर्ष में अशोक का नाम भी कोई नहीं जानता था, लेकिन ये तो निश्चित है कि उसका महत्व जनजीवन में नगण्य ही था। मतलब उस समय लोग उसको महत्व नहीं देते थे। कालिदास ने अपने काव्य ग्रंथों में अशोक की जितनी मनमोहकता और उसकी कोमलता, उसकी जो सुकुमारता है, उसका वर्णन किया है, वैसा वर्णन इससे पहले के साहित्य में नहीं मिलता। इससे पहले यदि उसका कहीं उल्लेख मिलता भी है तो नाम मात्र के लिए। भारतीय साहित्य में अशोक का यह प्रवेश, यानी अशोक का साहित्य में वर्णन किया जाना, ऐसा मनमोहक और आकर्षक प्रतीत होता है जैसा कि कोई आकर्षक दृश्य, ऐसा जो कोई नई नवेली दुल्हन का प्रथम गृह प्रवेश हो। उस प्रवेश में नववधू के गृह प्रवेश की भांति शोभा है, गरिमा है, पवित्रता है और सुकुमारता है। जैसे कोई नई नवेली दुल्हन घर में प्रवेश करती है तो बड़ी सुकुमारता से, बड़े उससे गरिमा के साथ, पवित्र विचारों के साथ, निश्चलता के साथ वो नवयौवना युवती जो होती है वो प्रवेश करती है घर में। तो ऐसे ही कोमल, सुकुमार और सुंदर, गरिमामय प्रवेश कालिदास जी ने अशोक के वृक्ष का भारतीय साहित्य में किया है, और भारतीय साहित्य में अशोक के फूल का प्रवेश कराया है। लेखक का मानना है कि अशोक के पुष्प की ये जो गौरवशाली परंपरा है, ये कालिदास के समय से प्रारंभ होती है। लेखक ने बड़ी अलंकारिकता के साथ इसका वर्णन किया है। फिर एकाएक मुसलमानी सल्तनत की प्रतिष्ठा के साथ ही साथ यह मनोहर पुष्प साहित्य के सिंहासन से चुपचाप उतार दिया गया। मतलब इससे पहले के साहित्य में तो अशोक के फूल को महत्व मिल रहा था, और उसके बाद इसे साहित्य के सिंहासन से चुपचाप उतार दिया गया। मतलब लोग इसकी तरफ ध्यान देना बंद कर दिया लोगों ने, तो साहित्य में इसका वर्णन नहीं आया। उसके बाद नाम तो लोग बाद में भी लेते थे, क्योंकि कोई भी चीज़ होती है, जब किसी चीज़ का नाम आ गया तो भले ही उसकी तरफ से सब लोगों का ध्यान हट जाए, उसे उपेक्षित भी समझने लगे, उसके स्थान पर कोई और वस्तु भी प्रयोग करने लगे, लेकिन उस वस्तु का नाम भी तो याद रहता है ना। तो नाम तो लोग बाद में भी लेते थे, लेकिन उसी प्रकार जिस प्रकार बुद्ध और विक्रमादित्य का तो इस समय बीत गया तो उसके बाद उनका नाम भी भूलने लगे, कुछ लोगों को याद रह जाता है नाम। अशोक को जो सम्मान कालिदास से मिला वह अपूर्व था। कालिदास के साहित्य में अशोक के फूल का जो सम्मान के साथ वर्णन हुआ है, जो उसका महत्व वहाँ पर प्रस्तुत हुआ है,
वह अपूर्व था, यानी इससे पहले के साहित्य में वह दिखाई नहीं देते। सुंदरियों के आसिंजनकारी नूपुर वाले चरणों के मृदु आघात से वह फूलता था। मतलब सुंदरी स्त्रियां जो हैं अपने पैरों में नूपुर होते थे, उनके चरणों में, पैरों में, और उनकी जो कोमल ध्वनि होती थी चलने से, तो उस सुंदर ध्वनि से वो फलता फूलता था और कोमल कपोलों पर कर्णाव कंस के रूप में झूलता था। स्त्रियों के कानों के आभूषण के रूप में उनके कपोलों पर, गालों पर शोभा प्राप्त करता था और चंचल नील अलकों की अचंचल शोभा को 100 गुना बढ़ा देता, मतलब उसमें वृद्धि कर देता था। वह महादेव के मन में क्षोभ पैदा करता था, मतलब उनके मन में एक कष्ट होता था उन्हें इससे। मर्यादा पुरुषोत्तम के चित्त में सीता का भ्रम पैदा करता था, मतलब उन्हें उसे देख के सीता का भ्रम हो जाता था कि सीता के जैसे सीता ने उन्हें कानों में धारण किया हुआ हो। और मनोजन्मा देवता यानी कामदेव के एक इशारे पर कंधों पर से ही फूट उठता था, अगर कामदेव इशारा कर दें। अशोक किस कुशल अभिनेता के समान झम से रंगमंच पर आता है और दर्शकों को अभिभूत करके खप से निकल जाता है। मतलब ये अशोक का फूल जो है, जैसे कोई अभिनेता रंगमंच पे आता है, तुरंत जब उसका दृश्य प्रस्तुत होने वाला होता है तो वो रंगमंच पे आता है और दर्शकों को अपने अभिनय से प्रसन्न करके, अपना अभिनय प्रस्तुत करके सबके सामने वो रंगमंच से चला जाता है। तो ऐसे ही अशोक ने अपनी प्रस्तुति ऐसे ही दी है। अशोक भी एक कुशल अभिनेता के समान साहित्य में उसका वर्णन हुआ, वो रंगमंच पर आया, यानी कि साहित्य में सब लोग उसे पहचानने लगे, साहित्य में भी उसका वर्णन होने लगा। और जैसे अभिनेता दर्शकों को अपना ये अभिनय दिखा के वहाँ से चला जाता है, ऐसे ही कुछ समय बाद स्वयं से अवगत कराकर अशोक का फूल भी वहाँ से चला जाता है, या लोगों का ध्यान उस तरफ से हट जाता है। क्यों ऐसा हुआ? ऐसा किस कारण हुआ? कंदर्प देवता के अन्य बाणों की कदर तो आज भी कवियों की दुनिया में ज्यों की त्यों है। कामदेव के जो बाण हैं उनकी आज भी साहित्य में चर्चा होती है। अरविंद को किसने भुलाया? अरविंद कमल का पर्याय है। आम कहाँ छोड़ा गया? आम भी जैसा पुराने समय में इसका वर्णन आया, उसको लोग पसंद करते थे, वही उसकी आज भी महत्ता है। नीलोत्पल की माया को कौन काट सका? नील कमल की जो सुंदरता है उसे कौन भुला पाया? नव मल्लिका की अवश्य ही अब विशेष कुछ नहीं है, ये भी एक फूल का नाम है, मल्लिका बेल, किंतु उसकी इससे अधिक कदर कभी थी भी नहीं, मतलब इससे ज़्यादा महत्व उसे कभी मिला भी नहीं था, उसे इससे अधिक महत्व कभी मिला भी नहीं था। भुलाया गया है अशोक, मतलब ध्यान अगर हटाया गया है तो अशोक की तरफ से हटाया गया है, उसे भुला दिया लोगों ने। अशोक के फूल का साहित्य में प्रवेश हुआ और फिर अचानक वो विलुप्त हो जाता है। इस बात से लेखक को बड़ा ही शोक है, क्षुब्ध है लेखक इस बात को लेकर। वो कहते हैं, मेरा मन उमड़ घुमड़ कर भारतीय रस साधना के पिछले हजारों वर्षों पर बरस जाना चाहता है। मतलब पहले इसको महत्व मिल रहा था और उसके बाद इसको भुला दिया गया। क्या यह मनोहर पुष्प भुलाने की चीज़ थी? मतलब इसको साहित्य के सिंहासन से क्यों उतारा? क्यों इसकी मोहकता से मुख मोड़ लिया? क्यों इसे भुला दिया? ये कोई अच्छी परंपरा नहीं है। अशोक के वर्णन जैसी रसिकता जो साहित्य में थी, उसका विलुप्त हो जाना किसी भी साहित्य और किसी भी सभ्यता और संस्कृति के लिए कोई अच्छा संकेत नहीं है। अशोक जैसे साहित्यिक रसिकता और सौंदर्य के उपकरण कोई भुलाए जाने की वस्तु नहीं है, बल्कि उत्तरोत्तर इनका समावेश होना चाहिए, साहित्य में इनका स्मरण किया जाना चाहिए। सहृदयता क्या लुप्त हो गई? मतलब जो कवि होते हैं वो सहृदय होते हैं, कि कोमलता को
सुगंध को, सब चीज़ को वो अनुभव करते हैं। तो क्या कवियों के मन में सहृदयता समाप्त हो गई थी, जो उन्होंने इसकी ओर से अपना ध्यान हटा लिया? कोमलता की भावना क्या विलुप्त हो गई थी उनके मन से? जो ऐसा लगता है कि उनके मन से सहृदयता, यानी कि जो अनुभव करने की उनकी एक क्षमता थी, वो विलुप्त ही हो गई थी, गायब हो गई थी। कविता क्या सो गई थी? मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि लोग, जनमानस को इसके लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता। इसके लिए कवि वर्ग ही उत्तरदायी है। ये कवि वर्ग का अक्षम्य अपराध है। साहित्यिक पाठक वर्ग में रसिकता क्या मर गई थी कि लेखक कहता है, मैं नहीं मान सकता इस बात को कि साहित्य से अशोक की उपेक्षा इसलिए की गई कि पाठक वर्ग में रसिकता मर गई थी। मतलब जो पाठक वर्ग थे, पढ़ने वाले, वो इसको, इसकी सुंदरता, इसकी कोमलता, इसकी सुगंध से मुग्ध नहीं होते थे, उसके ऊपर मोहित नहीं होते थे। जो कि उसमें अशोक की उपेक्षा इसलिए की गई होगी कि उसकी सुकुमारता के प्रति अरुचि उत्पन्न हो गई होगी, ऐसा नहीं है। इसके लिए लेखक केवल कवि वर्ग को ही उत्तरदायी मानते हुए कहता है कि उनका ये अपराध जो है, ये उनके द्वारा जो कुछ ये किया गया है, ये क्षमा के योग्य कार्य नहीं है। कवियों और लेखकों ने एक तरफ ये जो अक्षम्य कार्य किया है, तो ये जले पर नमक छिड़कने का कार्य किया है उन्होंने। मेरा मन ये सब मानने के लिए तैयार नहीं है। जले पर नमक तो यह है कि एक तरंगाई पत्र वाले निफूले पेड़ को सारे उत्तर भारत में अशोक कहा जाने लगा। मतलब ये तो जैसे जले पर नमक छिड़को तो और अधिक कष्ट होता है, तो ऐसे ही लेखक कह रहे हैं कि ये तो और भी अधिक कष्टदायक है कि लहरदार पत्तों वाले किसी निफूले पेड़ को, मतलब इस पर फूल आते ही नहीं, उसे पूरे उत्तर भारत में अशोक कहा जाने लगा। जिस पर फूल ही नहीं आते, ऐसे एक पेड़ को अशोक कहने लगे। उनका ये व्यवहार साहित्यकारों का किसी भी दृष्टि से अनुचित है। अशोक का वर्णन साहित्यिक कृतियों में नहीं किया उन्होंने, इससे लेखक के मन को बहुत अधिक पीड़ा हुई है। जितनी पीड़ा अशोक के नाम से किसी अन्य वृक्ष को प्रतिष्ठित करने से हुई, मतलब साहित्य में साहित्यकारों ने उसका वर्णन नहीं किया, इस बात से उतना कष्ट नहीं हुआ जितना कि इस बात से कि किसी लहरदार पत्तों वाले निफूले पेड़, मतलब जिसपे फूल ही नहीं आते, ऐसे पेड़ को अशोक नाम दे दिया। उत्तर भारत में जिस वृक्ष को अशोक नाम दिया गया, अशोक नाम से जाना गया, कालिदास के साहित्य में जिसका वर्णन है, वह अशोक वृक्ष उससे अलग है। जिस प्रकार संसार में, सांसारिक जीवन में परंपराएं विलुप्त हो जाती हैं और नई नई परंपराएं स्थापित हो जाती हैं, तो उनकी प्रक्रिया को समझना एक कठिन कार्य है। इस सत्य को अशोक के रूप में किसी निफूले वृक्ष को प्रतिष्ठित किए जाने के माध्यम से प्रकट किया गया है। मतलब एक निफूले पेड़ को अशोक कहने लगे। उससे पहले के साहित्य में उसका बहुत महत्व था। जैसे परंपराएं पहले जो चल रही थी उस समय उनका महत्व था, और उसके बाद वो परंपराएं विलुप्त हो गई और नई नई परंपराएं प्रारंभ हो गई। लोगों ने नई मान्यताएं को महत्व देना शुरू कर दिया। आज के लिए इतना ही। शेष पाठ हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।